निकट भविष्य में जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और परमाणु युद्ध ने पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचाया है कि धीरे धीरे दुनिया भर के अधिकांश शहर ढह रहे हैं। बिजली और भोजन की कमी है, साथ ही ऑक्सीजन की भी खतरनाक कमी है। वर्ष 2067 तक बचे हुए कुछ शहरों में से एक ऑस्ट्रेलिया में है, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन की बदौलत टिकने में सक्षम है। हालांकि यह ऑक्सीजन प्रदूषित है और लोगों को बीमारी नामक बीमारी से बीमार कर देती है। एथन व्हाइट और उनके सबसे अच्छे दोस्त जूड तटस्थ रिएक्टर को स्थिर रखने और शहर में बिजली वापस लाने के लिए उपयोगिता कार्यकर्ता के रूप में अपना काम करते हैं। कार्य दिवस समाप्त होने के बाद उनके बॉस यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कैन करते हैं कि हर कोई अभी भी स्वस्थ है। श्रमिकों में से एक का कहना है कि वह अगले दिन नहीं आ सकता है, इसलिए एथन अतिरिक्त ऑक्सीजन क्रेडिट अर्जित करने के लिए अपनी पाली में जाता है। हालांकि बॉस फिर भी उस गरीब आदमी को नौकरी से निकाल देता है। अपने घर के रास्ते में एथन एक प्रदर्शनकारी को ऑक्सीजन के बारे में बात करते हुए देखता है, जो एक विशेषाधिकार नहीं है और उन्हें अगली पीढ़ियों के लिए कैसे बलिदान करना चाहिए, जबकि राहगीर उस पर ध्यान नहीं देते। एथन का सामना नौकरी से निकाले गए कर्मचारी से होता है, जो काम के लिए बेताब है क्योंकि उसके बच्चे बीमार हैं। एक बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी रुकती है जब प्रदर्शनकारी अचानक आग की चपेट में आ जाता है। बाद में घर पर एथन ने समाचार में देखा कि प्रदर्शनकारी ने आखिरी जीवित पौधे की मौत की याद में ऐसा किया था। रिपोर्ट में बीमारी के कारण होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या का भी जिक्र है और कैसे ऑक्सीजन उत्पादक कंपनी क्रोनी कॉर्प इसका समाधान खोजने का वादा करती है। हालांकि लोग विद्रोह करते रहते हैं क्योंकि उनकी डरी हुई मानवता जल्द ही विलुप्त हो जाएगी। फिर रिपोर्टर क्रोनी कॉर्प के मृत प्रमुख वैज्ञानिक, जो एथन के पिता रिचर्ड थे, के बारे में बात करना शुरू कर देता है और इसके कारण उसे टीवी बंद करना पड़ता है। उसी समय एथन की पत्नी ज़ैंथी आती है और वह उसे एक नया ऑक्सीजन मास्क उपहार में देता है। जैसे ही वे मूर्ख बनते हैं, ज़ैंथी को अचानक खून की उल्टी होती है क्योंकि उसे बीमारी हो गई है, लेकिन ज़ैंथी एथन को आश्वासन देती है कि वह ठीक है। कुछ समय बाद एथन को क्रोनी कॉर्प्स के कार्यालय में बुलाया जाता है और जूड भी साथ आता है। वे कंपनी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी रेजिना से मिलते हैं, जो कहते हैं कि एथन उन्हें प्रयोगशाला में ले जाने से पहले मानवता को बचाने में मदद कर सकता है। यह पता चला है कि वे क्रॉनिकल नामक टाइम मशीन पर काम कर रहे हैं, जिसका आविष्कार 20 साल पहले रिचर्ड ने किया था। वे कुछ मिनटों के लिए एक घड़ी भेजकर इसका परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रेडियो तरंगे भी भेजी हैं और भविष्य में 400 साल से एथन व्हाइट भेजे शब्द के साथ उत्तर प्राप्त किया है। रेजिना का मानना है कि भविष्य के लोगों को बीमारी का इलाज मिल जाएगा और वे इसे केवल एथन को देंगे। हालांकि टीम को नहीं पता कि एथन को वापस कैसे लाया जाए, इसलिए उसे वापस लौटने में सक्षम होने के लिए उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने संदेश भेजा था। बैठक के बाद रेजिना के अनुरोध के बारे में सोचने के लिए एथन जूड के साथ एक बार में जाता है। एथन ज़ैंथी को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जूड बताते हैं कि रहने का मतलब ज़ैंथी को मरना है, जबकि जाने का मतलब उसे आने वाले वर्षों के लिए बचाना हो सकता है। जब जूड रिचर्ड को लाने की कोशिश करता है, तो एथन उसे याद दिलाता है कि उसके पिता अपने 8 साल के बेटे को एक सेल्फ डिलीट नोट और उसकी कलाई पर एक अजीब डिवाइस के अलावा कुछ भी नहीं छोड़कर गायब हो गए थे। एथन सोचता है कि अगर रिचर्ड आसपास होता तो उसकी मां की मृत्यु नहीं होती, इसलिए उसने ज़ैंथी के साथ भी ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि जूड का मानना है कि रिचर्ड जैसा नहीं बनना है, एथन को ज़ैंथी को बचाना होगा। जूड के जाने के बाद एथन अपने 8वें जन्मदिन के बारे में सोचता है। वह पूरे दिन अपने पिता का इंतजार करता रहा, लेकिन रिचर्ड देर से पहुंचा और उसका उपहार एक अजीब बक्सा बन गया। उसने छोटे एथन का हाथ इस बक्से के अंदर डाल दिया और उससे कहा कि उसे किसी दिन एक महत्वपूर्ण विकल्प चुनना होगा। और अचानक एक इलेक्ट्रॉनिक कंगन उसकी कलाई के चारों ओर बंद हो गया, जिससे खून बहने लगा। जैसे ही लड़का दर्द से रोने लगा, रिचर्ड ने उससे कहा कि कंगन नहीं निकलेगा और अपनी पत्नी के विरोध को नजरअंदाज करते हुए घर छोड़ दिया। तब एथन भी अपनी मां की मृत्यु को याद करने से खुद को रोक नहीं पाता है और क्रॉनिकॉर की योजना के बारे में ज़ैंथी को बताने के लिए घर जाने का फैसला करता है। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता है,
लेकिन जानथी ने उससे मानवता को बचाने और विश्वास रखने के बहाने के रूप में उसका उपयोग न करने के लिए कहा। वह अपनी कक्षा के उन सभी बच्चों का भी उल्लेख करती है जो मर गए हैं और कहती है कि वह डरी हुई है। बाद में शाम को एथन शहर को देखने के लिए छत पर जाता है और कंगन को हटाने की सख्त कोशिश करता है, क्योंकि उसे फिर से वह दिन याद आता है जब उसकी माँ की सड़कों पर मृत्यु हो गई थी। उस दिन जूड ने उसे ढूंढ लिया और अपना ऑक्सीजन मास्क उसके साथ साझा किया। वर्तमान में एथन अपना निर्णय लेते समय चिल्लाता है। अगली सुबह एथन जैंथी के लिए एक धातु का फूल इस वादे के साथ छोड़ता है कि वह वापस आएगा, इस बात से अनजान कि वह वास्तव में जाग रही है और रो रही है। जब वह क्रॉनिकॉप के कार्यालय में पहुंचता है, वह रेजिना के साथ एक सौदा करता है। जब तक जैंथी को इलाज की पहली खुराक नहीं मिल जाती, वह नहीं जाएगा। रजिन स्वीकार करता है और वे तुरंत प्रयोगशाला में जाते हैं, जहां वैज्ञानिक एथन को समझाते हैं कि विशेष सूट और आर्ची नामक एक छोटे पॉकेट कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाए। जूड भी अपना समर्थन दिखाने के लिए आता है और जानथी पर नजर रखने का वादा करता है। एक बार जब वह तैयार हो जाता है, एथन मशीन में कदम रखता है और बिजली उसके शरीर के चारों ओर तब तक लिपटी रहती है जब तक कि मशीन ऊर्जा का विस्फोट नहीं कर देती, जिससे एथन भविष्य में चला जाता है। आकाश में एक छेद खुलता है और एथन बड़ी तेजी से गिरता है जब तक कि वह वर्षावन के बीच में नहीं पहुंच जाता और तुरंत बेहोश हो जाता है। जब एथन जागता है, उसने देखा कि उसका सूट जल रहा है और उसने तुरंत उसे उतार दिया और फटने से ठीक पहले उससे दूर चला गया। फिर एथन के शरीर को सूरज की रोशनी और स्वच्छ ऑक्सीजन की आदत डालने के लिए कुछ समय लेना होगा, जिसने पूरे क्षेत्र में वनस्पति को फिर से बढ़ने की अनुमति दी है। कुछ देर तक प्रकृति की प्रशंसा करने के बाद एथन अपने स्थान की जांच करने के लिए आर्ची का उपयोग करता है, लेकिन आर्ची किसी भी उपग्रह से कनेक्ट नहीं हो पाता है। अंत में वह जमीन में एक चुंबक छोड़ता है जो आर्ची को आसपास की संरचनाओं को समझने की अनुमति देता है और वह आर्ची को निकटतम सुविधा के लिए मार्गदर्शन करता है। प्रवेश द्वार पर एथन खोपड़ी में छेद वाला एक कंकाल देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वह देखता है कि कंकाल ने उसके नाम का सूट पहना हुआ है। उसे पत्तों के नीचे एक जंग लगी आर्ची और कंकाल की कलाई पर रिचर्ड का कंगन भी मिला। हालांकि इसमें हरे रंग की रोशनी है, इसका मतलब है कि वह इस मिशन पर मर रहा है, जिससे वह घबरा जाता है। एक बार जब वह शांत हो जाता है तो वह सुविधा के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए इसके बजाय वह जंग लगी आर्ची को आखिरी रिकॉर्डिंग चलाने के लिए कहता है। मशीन एक विकृत आवाज बजाती है और कहती है कि यह इस तरह से बेहतर है क्योंकि तब कोई भी पीड़ित नहीं होता है। फिर दो आवाजें बहस करती हैं और उसके बाद गोली चलती है। उसी समय बैटरी खत्म हो जाती है और जंग लगी आर्ची बंद हो जाती है। तभी उसकी नजर जंग लगी आर्ची के चारों ओर लिपटे एक तार पर पड़ी। इसलिए एथन अपने सूट से कुछ तार लेता है और उसे अपनी आर्ची के चारों ओर लपेटता है, जिससे उसे अंततः एक बीकन सिग्नल का पता लगाने की अनुमति मिलती है। एथन जंगल के माध्यम से सिग्नल का पालन करता है और 2 ऑक्सीजन डिस्पेंसर पाता है, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं। बाद में शाम को एथन आर्ची की मदद से आग जलाता है। हालांकि इसमें उसे थोड़ा समय लगता है। उसे कुछ जामुन भी मिलते हैं जिन्हें आर्ची पहचान नहीं पाती है, इसलिए एथन एक खाता है और उन्हें गिरा देता है क्योंकि उनका स्वाद बहुत खराब होता है। इसके बाद एथन ने आर्ची से नक्षत्रों का उपयोग करके यह पुष्टि करने के लिए कहा कि यह वर्ष 2474 है, जिससे उसे याद आता है कि कैसे वह और रिचर्ड एक साथ सितारों को देखते थे। हालांकि याददाश्त अचानक खत्म हो जाती है जब रिचर्ड बीमार महसूस करने लगता है, उल्टी और मतिभ्रम जबकि तूफान क्षेत्र को कवर करता है। एथन अपने शिविर के पास प्रकाश की एक गेंद को दुर्घटनाग्रस्त होते देखता है और जैसे जैसे उसका मतिभ्रम बदतर होता जाता है, वह देखता है कि एक आदमी उसकी छाती में छुरा घोंपने के लिए उसकी ओर दौड़ रहा है। एथन की मृत्यु हो जाती है और कुछ क्षण बाद वह उठता है और पाता है कि रहस्यमय आदमी जूड है, जिसने एथन को बेरी से मिले जहर को ठीक करने के लिए उसे दवा का इंजेक्शन लगाया था। अगली सुबह जूड ने बताया कि क्रोनिकॉर्प एथन के महत्वपूर्ण अंगों पर नजर रख रहा था और उसने देखा कि वह मर रहा था। इसलिए वे मदद के लिए जूड को भेजने के लिए क्रॉनिकल पर अपनी शेष शक्ति का उपयोग करते हैं। एथन जूड को कंकाल दिखाता है
लेकिन जूड को नहीं लगता कि वह संभवतः एथन हो सकता है। बाद में वे सिग्नल को ट्रैक करना जारी रखने के लिए आर्ची का उपयोग करते हैं और अंततः उन्हें एक और सुविधा मिलती है जो एथन की आंख को स्कैन करती है और तुरंत दरवाजा खोल देती है। एथन के नाम वाली चमकती स्क्रीन को छोड़कर अंदर बहुत अंधेरा है। जब वह एंटर दबाता है तो उसकी कलाई पर मौजूद ब्रेसलेट सक्रिय हो जाता है और उसके डीएनए का विश्लेषण करने के लिए रक्त निकालता है, यह सोचकर कि उन पर हमला किया जा रहा है। जूड ने खुलासा किया कि वह अपने साथ एक बंदूक लाया है। अचानक कंगन पर रोशनी हरी हो जाती है और अब जब एथन की पहचान की पुष्टि हो गई है तो कंप्यूटर रोशनी चालू कर देता है। दोनों यह जानकर हैरान रह गए कि वे क्रोनी कॉर्प की लैब में हैं और कंप्यूटर ने घोषणा की कि पोर्टल 4 घंटे में खुल जाएगा। जूड को राहत मिली है, लेकिन एथन चिंतित है क्योंकि उसका कंगन कंकालों की तरह हरा है। इसके बाद एथन कंप्यूटर लॉग की जांच करता है और रिचर्ड द्वारा क्रोनी कॉर्प के लिए काम करने के समय की एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग पाता है। रिचर्ड ने बताया कि उन्होंने एक निगरानी स्टेशन को दफना दिया है जो हवा सांस लेने योग्य होने पर भविष्य से डेटा भेजेगा। अगली प्रविष्टि में टीम 2474 से उत्तर प्राप्त करने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्हें केवल एथन वाइट भेजे शब्द ही मिले। रेजिना ने पूछा कि क्या वे अब मामला भेज सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट ने संकेत दिया कि 2474 में बिजली की समस्या थी। अचानक लैब सिस्टम बंद हो जाता है और कंप्यूटर एथन को परमाणु कोर पावर में किसी समस्या के बारे में सचेत करता है। एथन आर्ची को डायग्नोसिस चलाता है और उन्हें पता चलता है कि पावर फीड दूषित हो गई है, जिसका अर्थ है कि वे 2067 में वापस नहीं लौट पाएंगे। कंप्यूटर उन्हें चेतावनी भी देता है कि यदि वे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले समस्या को ठीक नहीं करते हैं तो एक बड़ी समस्या होगी, परमाणु विस्फोट। जूड उपकरण ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन एथन जो कुछ उन्होंने सीखा है उसके निहितार्थ पर अटका हुआ है। क्रोनी कॉर्प को बिजली की विफलता के बारे में पता था क्योंकि उन्हें कॉल करने से बहुत पहले संदेश मिला था और वह संदेश यहाँ से सेट किया गया था, जिसका अर्थ है कि उन्होंने इस स्थान को ठीक किया और इलाज ढूंढ लिया। उसे आश्चर्य होता है कि घनिष्ठ पुलिसकर्मी ने उन्हें बिजली गुल होने के बारे में क्यों नहीं बताया और डॉक्टर के बजाय जूड को क्यों भेजा। लेकिन जूड सिर्फ इतना कहता है कि वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने स्वेच्छा से काम किया था। फिर जूड ने जोर देकर कहा कि उन्हें मरम्मत पर काम करना चाहिए, लेकिन एथन पहले उनकी स्थिति का विश्लेषण करना चाहता है, जिससे जूड लगभग आक्रामक हो जाता है। जैसे ही एथन पीछे हटता है, जूड शांत हो जाता है और उसे यह देखने के लिए कहता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। इसलिए एथन मरम्मत के लिए एक्सेस टनल में जाने के लिए सहमत हो जाता है, जब तक कि वे बाद में संदेश भेजने वाले की खोज करते हैं। दोनों जंगल पार करते हैं और शहर की ओर जाते हैं, लेकिन उसे खंडहर और वनस्पति से ढका हुआ पाते हैं। जैसे ही वे क्षेत्र का पता लगाते हैं, उन्हें बहुत सारे कंकाल मिलते हैं और एथन को एहसास होता है कि जिस वर्ष से वह आया था उस वर्ष कोई भी जीवित नहीं बचा था। पृथ्वी ने बस इंसानों के मरने का इंतजार किया और फिर खुद को फिर से भर लिया। चिंतित होकर वे जानथी के स्कूल जाते हैं और छात्रों के कंकाल पाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कक्षा में ही मर गए थे। यदि शवों को हटाने के लिए आसपास कोई नहीं था तो एथन यह मानने में मदद नहीं कर सकता कि वे मिशन को विफल कर देंगे। फिर उसे एक और कंकाल मिलता है, यह जैंथी का है और धातु का फूल उसके हाथ में है। जैसे जैसे दुहक उसके दिमाग पर हावी होता है, एथन को वह रात याद आती है जब रिचर्ड ने उन्हें कहीं मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उनके पीछे एक अजनबी आया जिसने उसकी मां को मार डाला और एथन का ऑक्सीजन मास्क चुरा लिया। रिचर्ड कभी नहीं आए, परंतु यहूदा ने एथन को ढूंढ लिया और उसे बचा लिया। स्मृति के कारण एथन को घबराहट का दौरा पड़ता है, लेकिन जूड उसे शांत करने में मदद करता है। एथन रोता है और जानथी को अकेला छोड़ने पर पछतावा करता है, फिर भी सोचता है कि वे कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। हालांकि जूड का कहना है कि वे बेहतर हैं क्योंकि अब कोई भी पीड़ित नहीं है, जो एथन को झटका देता है क्योंकि ये वही शब्द हैं जो उसने जंग लगी आर्ची से सुने थे। इसकी पुष्टि करने के लिए एथन फिर से रिकॉर्डिंग चलाता है और उसे एहसास होता है कि बहस जूड द्वारा उसे गोली मारने के साथ समाप्त होती है।
उस समय जूड अपनी बंदूक निकाल लेता है और एथन जानना चाहता है कि उसके पास यह बंदूक क्यों है, क्योंकि यहाँ लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। बहस तब तक जारी रहती है जब तक आर्ची उन्हें याद नहीं दिलाती कि परमाणु विस्फोट के लिए केवल 2 घंटे बचे हैं। जूड एथन को घसीटकर सुरंगों में ले जाता है और वे देखते हैं कि परमाणु कोर जल गया है, इसलिए उन्हें बिजली का मार्ग फिर से बदलना होगा। ऐसा करने के उनके प्रयास तुरंत विफल हो जाते हैं और कंप्यूटर सुरक्षा के लिए दरवाजा बंद करने का प्रयास करता है। जूड इसे मेटल बार से ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब एथन कंप्यूटर को यह कहते हुए सुनता है कि चैम्बर को डिप्रेशराइजेशन की जरूरत है, तो वह बार को हटा देता है और जूड को बचाने के लिए उसे बाहर छोड़ देता है। फिर एथन ऑक्सीजन पर्स को सक्रिय करता है, जिससे शक्ति तो बहाल हो जाती है, लेकिन वह बेहोश हो जाता है। हताश जूड ने शीशा तोड़ दिया, जिससे एथन को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन वापस अंदर आ गई। बाद में दोनों लैब में लौटते हैं और उन्हें पता चलता है कि पोर्टल लॉन्च होने से पहले उनके पास केवल 37 मिनट हैं। अचानक एथन एक दरवाजा खोलता है और पाता है कि यह उसके कंकाल की ओर जाता है, जिससे उसे स्वीकार करना पड़ता है कि वह भाग्य नहीं बदल सकता। जबकि एथन 2 आर्चीज की बैटरी स्विच करता है, वह जूड पर उसे गोली मारने की योजना बनाने का आरोप लगाता है। फिर वह जंग लगी आर्ची को वह आखिरी चीज सुनाता है जो दूसरे एथन ने देखी थी, और रिकॉर्डिंग में जूड को एथन को बंदूक से धमकाते हुए और उसे वापस लड़ने के लिए कहते हुए दिखाया गया है। जूड कसम खाता है कि वह एथन को गोली मारने की योजना नहीं बना रहा है और जूड के साथ बहस शुरू हो जाती है और वह सुझाव देता है कि वे वहीं रुकें, लेकिन एथन सभी को मरने के लिए छोड़ने से इनकार कर देता है। इसके बाद एथन उपयोगिता कक्ष को खोजने के लिए एक और दरवाजा खोलता है, लेकिन कोई मुखौटे नहीं हैं। जूड ने जोर देकर कहा कि वे सभी को नहीं बचा सकते, लेकिन एथन ने उसे धक्का दे दिया और अपने 8वें जन्मदिन पर रिकॉर्ड किया गया लॉग चलाने के लिए कंप्यूटर पर चला गया। रिचर्ड का कहना है कि उसने गलती की है, लेकिन जब जूड ने बिजली बंद कर दी तो संदेश बाधित हो गया। गुस्से में एथन ने जूड को उपयोगिता कक्ष में बंद कर दिया और संदेश देखने के लिए फिर से बिजली चालू कर दी। रिचर्ड ने कहा कि उसने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया और उसे यह बताना चाहता था, इसलिए उसने घर फोन किया और छोटे एथन को अपनी मां से मिलने के लिए उसके साथ चलने के लिए कहा। हालांकि उसके जाने से पहले रेजिना और जूड उसे घेरने के लिए प्रयोगशाला में दाखिल हुए। यह पता चला कि रेजिना संभ्रांत लोगों के एक चयनित समूह के साथ भविष्य में भागने और इलाज की खोज को छोड़ने के लिए क्रॉनिकल का उपयोग करना चाहती थी। यह दावा करते हुए कि मनुष्य ही असली वायरस हैं। रिचर्ड ने सहयोग करने से इनकार कर दिया और कबूल किया कि उसने सिस्टम को प्रोग्राम किया था ताकि भविष्य में केवल एथन ही इसे सक्रिय कर सके, जिससे क्रोधित रेजिना ने बंदूक निकाली और वैज्ञानिकों में से एक से पूछा कि क्या बिजली को ठीक करने के लिए कम से कम एक व्यक्ति को भेजना संभव है। मुद्दा जब वैज्ञानिक ने पुष्टि की कि यह किया जा सकता है, तो रेजिना ने रिचर्ड को गोली मार दी। उस क्षण जूड मुक्त हो जाता है और बिना किसी लाभ के रिकॉर्डिंग रोकने की कोशिश करता है, इसलिए बाकी सच्चाई सामने आ जाती है। रेजिना ने एथन की मां को मारने के लिए एक टीम भेजी और जूड को एथन का संरक्षक बनने का आदेश दिया। निराश एथन जूड पर झपटता है और उसे इतने वर्षों तक उसका उपयोग करने के लिए कहता है और आगे बढ़ने के तरीके पर एक और बहस शुरू हो जाती है। एथन क्रॉनिकल को रोकने की कोशिश करने के लिए केबल खींचने लगता है, इसलिए जूड उस पर हमला करता है, उसे दीवार के खिलाफ धकेल देता है क्योंकि वह उससे लड़ने के लिए विनती करता है। चूंकि एथन ने मना कर दिया, जूड ने अपनी बंदूक निकाली और एथन के सिर पर निशाना साधा, लेकिन एथन फिर भी नहीं लड़ता। कहता है कि वह अपने भाई पर विश्वास करता है। एथन को इस तरह दर्द में देखकर जूड को उस रात की याद आती है जब वे मिले थे और अपराध बोध उस पर हावी हो जाता है, इसलिए वह एथन से माफी मांगता है और फिर खुद को मिटा देता है। वर्तमान में रेजिना संभ्रांत समूह को उनके भागने के लिए तैयार कर रही है और वह भविष्य में उनके पहुंचते ही एथन को मारने के लिए एक गार्ड को आदेश देती है। एथन के पास वापस जाने पर उसकी हालत खराब हो जाती है और वह जूड के हाथ तक पहुंच जाता है।
और तभी उससे बाहर निकलता है जब कंप्यूटर रेजिना की टीम द्वारा भेजे गए पिंग पर प्रतिक्रिया करता है। इससे अंततः उसे एहसास होता है कि लैब में जो व्यक्ति सभी चीजें कर रहा है वह स्वयं है। इसलिए वह मन में एक योजना के साथ एथन वाइट संदेश भेजता है। वर्तमान में रेजिना उल्टी गिनती के 0 तक पहुंचने का इंतजार करती है, लेकिन पोर्टल खुलने के बजाय क्रॉनिकल बंद हो जाता है। मशीन के अंदर उन्हें एथन का एक उपहार मिला जिसमें पौधों का एक गुच्छा, एक कैन और रिचर्ड की हत्या का एक वीडियो था। भविष्य में एथन क्रॉनिकल को नष्ट कर देता है ताकि कोई भी इसका दोबारा उपयोग न कर सके। जल्द ही वर्तमान समाचार प्रसारण में रेजिना की गिरफ्तारी को कवर किया जाएगा और कैसे वैज्ञानिक पारिस्थितिक पुनर्जनन शुरू करने के लिए पौधों के साथ काम कर रहे हैं। एक पुरानी पुलिस कर्मचारी कैन को ज़ैंथे में लाती है क्योंकि उस पर उसका नाम है, और जब वह इसे खोलती है तो असली फूल देखकर रोती है। भविष्य में एथन जूड के शरीर को नदी के किनारे दफना देता है और कब्र पर धातु का फूल छोड़ देता है। अचानक उसे पास में एक तितली दिखाई देती है और जब उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि ब्रह्मांड में सब कुछ समय के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो एथन वापस सुविधा केंद्र की ओर भागता है और पाता है कि उसका कंकाल गायब हो गया है। संभावित बदलावों को लेकर उत्साहित हूँ। एथन फिर से शहर पहुंचने के लिए जंगल से भागता है और इस बार उसे पता चलता है कि मानवता बच गई है और उसने ऐसी इमारतें विकसित की हैं जो सुरक्षित रूप से प्रकृति के साथ मिश्रित हो जाती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। देखने के लिए शुक्रिया।